तो राम राम आप सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय भूगोल में या इंडियन ज्योग्राफी में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती राष्ट्रों की बात करेंगे। ठीक, तो कल की क्लास में हम यहाँ पर सारे राष्ट्रों की चर्चा कर चुके थे। आज हम मैप में भी देख लेंगे कि वे राष्ट्र कहाँ पर हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे हमारा सबसे नज़दीकी पड़ोसी, तो हम देखेंगे जिससे हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है वो कौन है, नेपाल। तो इसकी चर्चा भी कल कर ली थी हमने नेपाल की। इसके बाद देखेंगे ऐसा राष्ट्र जिसकी सीमावर्ती सुरक्षाओं की जिम्मेदारी भारत के पास है, वो राष्ट्र कौन सा है, भूटान है। ठीक, इसके बाद देखेंगे जो भारत से अलग हुए थे 1947 में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के रूप में। तो आज तो वह पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है जो वेस्ट पाकिस्तान है, और जो ईस्ट पाकिस्तान है 1971 में से क्या बना दिया गया, बांग्लादेश। तो ये हो गए हमारे कितने, तीसरा पड़ोसी देश और चौथा पड़ोसी देश। अब हम बात करेंगे हमारे और पड़ोसी। तो हमारा एक और पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, जिससे आज वर्तमान में हमारी भौगोलिक सीमा नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि 1948 में 24 अक्टूबर का दिन था। पाकिस्तान की जो कुछ ट्राइबल लड़ाके थे या फिर पाकिस्तान की आर्मी जो है ट्राइबल लड़ाकों के वेश में भारत में प्रवेश करती है, और उस समय के जम्मू कश्मीर से भारत का अभिन्न अंग जो है वो क्या कर लेती है, छीन कर ले जाती है। ये घटना कब की है, 24 अक्टूबर 1948 की घटना है, जिसे आज हम पीओके के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये कहाँ चला गया आज वर्तमान में? अगर इस मैप को इस तरह से देखने का प्रयास करें तो ये वाला इलाका आज कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, जिसे हम पीओके या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। इसका जो सबसे बड़ा प्रोविंस है उसको हम कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। सुना होगा कभी नाम आपने, गिलगिट बाल्टिस्तान। आज ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया। और ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसी को आज किस नाम से जाना जाता है, एलओसी के नाम से जाना जाता है। ठीक, मूवी भी आई थी एलओसी, आपने सुना होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक, ये किसने घोषित किए, तो जब यूनाइटेड नेशन में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री आनंद फानन में गए, उन्हें लगा कि पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया और हम बड़ा दिल दिखाते हुए यूनाइटेड नेशन, देखो प्रॉब्लम आपकी है तो लड़ना आपको पड़ेगा। किसी और के पास जाने के बाद आपको लगता है कि वो आपको रिजोल्यूशन देगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हितों को ध्यान में रखकर कोई भी बात कहेगा। और यूनाइटेड नेशंस वहाँ पर आप सभी को पता है जब ये गठित हुआ था 1945 में, तो उस समय सबसे ताकतवर राष्ट्र जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, जो आज भी सबसे बड़ा ताकतवर देश है। और जो सबसे ज़्यादा फंडिंग की थी यूनाइटेड नेशंस के गठन की, वो अमेरिका ने की थी। इसीलिए आप देखेंगे इसका कार्यालय, मुख्यालय सब कुछ कहाँ पर है, अमेरिका में या न्यूयॉर्क में। ठीक, तो इसीलिए आप देखेंगे अमेरिका का प्रभाव आज भी यूनाइटेड नेशन में वैसा ही है, और उस समय तो बहुत ज़्यादा ही प्रभाव हुआ करता था। ऐसी स्थिति में यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो किसकी भाषा बोल रहा था, पाकिस्तान की। आगे मैं बताऊंगा क्यों पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था वो, क्योंकि पाकिस्तान जो है वह देश रहेगा एशिया से जो अमेरिका का एक गुट था सेंटो, उस गुट में जाकर क्या करेगा, शामिल हो जाएगा। एशिया में जैसे नाटो है यूरोप के लिए अमेरिका के साथ गठबंधन, ये एक सैन्य गठबंधन है, उसी प्रकार से एशिया के साथ अमेरिका ने एक गठबंधन किया था जिसे सेटो या फिर सेंटो के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो वो ग्रुप में होने के कारण भी पाकिस्तान का साथ कौन दे रहा है, अमेरिका। क्यों? अफगानिस्तान में उस समय कौन था, यूएसएसआर था। तो ऐसे में अमेरिका को एक नज़दीकी देश चाहिए था जो अफगानिस्तान के या रशिया के अफगानिस्तान में बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए या डिमीन करने के लिए उन्हें एक राष्ट्र चाहिए था। वो कौन था, पपेट राष्ट्र, पाकिस्तान। और भारत की रणनीति उस समय क्या थी, या में ना वाई में, मतलब ना साम्यवादी देश ना पूंजीवादी देश, हमें क्या बनना था, गुटनिरपेक्ष बनना था। इसी कारण क्या हुआ था हमारे देश का कि उस समय हम ना अमेरिका के पक्ष में था ना यूएसएसआर के पक्ष में थे। तो इसीलिए पाकिस्तान चूंकि किसके पक्ष में था, अमेरिका के बढ़ती हुई शक्ति के पक्ष में था। अमेरिका उस समय की स्टेब्लिश पावर थी, तो पाकिस्तान ने उसका साथ दिया और अमेरिका ने भी उसका साथ दिया। इसलिए आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन में ऐसा रेजोल्यूशन पास होता है कि भारत जो कि बड़ा देश था, भारत ने बड़ा हृदय दिखाते हुए 1947 में अपने दो बड़े हिस्से 33% भूभाग जो है, कितनी बड़ी आबादी को, मात्र 23% आबादी को हमने 33% भूभाग दे दिया कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, जाओ सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। लेकिन उस सिमरन को इतनी ज़्यादा क्या था, प्रॉब्लम थी कि वो अभी भी अपने मायके में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। सिमरन का ब्याह हो गया, ससुराल दे दिया गया, दहेज भी भर भर के दे दिया गया कि सिमरन अब सुखी रहे, लेकिन सिमरन को सुख कहाँ है, सिमरन कहाँ है, सिमरन मायके में देखेगी कि मेरी भाभी क्या कर रही। ठीक, इसलिए वो मायके में भी एक कदम रखेगी और एक कदम ससुराल में रखेगी। ना वो ससुराल के साथ निभा पाई, ना वो
मायके के साथ। तो अब मुझे कोई फेमिनिस्ट कह सकता है, देखिए ये एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है मैंने, इसमें मैंने फेमिनिज्म की कोई बात नहीं की। आगे हम देखेंगे तो इस प्रकार से ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप उस समय तक भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती थी, लेकिन जब ये 1948 में पीओके या भारत का अभिन्न अंग गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड हो गया, तो उसके बाद ये फिजिकल सीमा आज हमसे या हमारे भारत से नहीं लगती, ये अब किससे लगने लगी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगने लगी है। ठीक, इसीलिए याद रखना, वर्तमान में अगर आप निकल गए कि हमें अफगानिस्तान और भारत की बॉर्डर देखना है, तो उसके पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पीओके में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर आप जानते हैं किसका भी शासन चल रहा है, पाकिस्तान का चल रहा है, ऐसे में आप वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। ठीक, तो आपको फिजिकली वो सीमा अभी नहीं मिलेगी। आगे बात करते तो हमारा चौथा या पांचवा देश कौन हो गया, समीपवर्ती अफगानिस्तान हो गया। छठे देश की बात करेंगे, चीन, यह हमारा छठा पड़ोसी देश है। चीन की बात करें तो चीन ने भी हमारे साथ धोखा देने में पीछे नहीं हटा। 1962 में पंचशील समझौता जब हमारे नेहरू जी चीन के साथ करके आए, उसी के कुछ समय बाद भी चीन ने क्या करा, भारत के इस बड़े भूभाग पर क्या करा, आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक, और इस प्रकार से इस बड़े क्षेत्र पर, जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, इस बड़े भाग पर भी किसका कब्जा हो जाता है, 1962 में चीन का। तो आप देखेंगे नेहरू जी के काल में दो बड़े क्या हुए, कारनामे हुए। तो भारत का एक 48 स्क्वायर किलोमीटर और एक लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर का भूभाग जो है वो हमारे से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर का लगभग मोटा मोटा 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का भाग जो है दो अलग अलग देशों में पहुंच जाता है। और ये सब कब हुआ, स्वतंत्रता के बाद। हम अंग्रेजों को तो दोष देते हैं कि उन्होंने हमारे भारत के क्या करे, टुकड़े करे, लेकिन जब अंग्रेज भारत से चले गए थे 1947 के बाद, जब भारत एक स्वायत्त देश हुआ करता था, प्रभुत्व संपन्न देश हुआ करता था, तब भी देखिए हमारे इस तरह से दो बड़े भाग क्या हो जाते हैं, एक पाकिस्तान जो हमसे कम ताकतवर देश था और एक चीन जो हमसे ताकतवर या हमारे समकक्ष हुआ करता था, वो दोनों ही हमारे देश से क्या कर लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। और हमारी तत्कालीन सरकार क्या होती है उस समय, कोई बड़ा रिटेलिएशन नहीं दे पाती। बात होती है कि चीन वो ताकतवर देश था, तो फिर पाकिस्तान के संदर्भ में आप क्या कहेंगे, और ऐसा ही सब कुछ था। तो इजराइल का एग्जाम्पल है हमारे पास, इजराइल पर तो 6 बड़े ताकतवर देशों ने एक साथ हमला करा, लेकिन इजराइल ने अपनी प्रभु संपत्ता की रक्षा करी, अपितु रक्षा ही नहीं करी, उन देशों को अच्छे से सबक सिखाया और उनके देशों के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। तो ये दिखाता है आपके अंदर क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, टेम्परामेंट होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको भी अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति इसी प्रकार का डेडिकेशन दिखाना चाहिए जो इजराइल दिखाता है अपने दुश्मनों के खिलाफ। तो लक्ष्य कैसा ही हो, कितना ही असंभव लगे, लेकिन अगर आपका डेडिकेशन, आपकी पॉजिटिविटी और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अगर आपके पास रहेगा, तो आप इजराइल की तरह हर संभव, हर बड़े दिखने वाले आपके दुश्मन या अपने लक्ष्यों को हमेशा क्या कर पाएंगे, साध पाएंगे। ये हम इजराइल से सीख सकते हैं। तो छठा देश है चीन, हमारा जो पड़ोसी देश है। हालांकि तिब्बत हमारा पड़ोसी देश हुआ करता था, लेकिन आप देखेंगे जो चाइना की पॉलिसी है, उसी पाम पॉलिसी, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हैंड पॉलिसी है चाइना की, इसमें क्या है, आपका ये पाम दिखाई दे रहा है, ये तिब्बत जिस पर ऑलरेडी चीन ने कब्जा कर लिया। इसके अलावा एक अंगूठा जो है, थंब जो है, वो अक्साई चीन है जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया। इसके अलावा और भी जो फिंगर्स हैं वो हमारे ये जो राज्य दिखाई दे रहे हैं ना चीन से लगते हुए, जिसमें अरुणाचल प्रदेश हो गया, जिसमें भूटान का कुछ भाग हो गया, जिसमें सिक्किम हो गया, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग हो गया, इन सभी क्षेत्रों पर वो अपना क्या है, आधिपत्य जाहिर करता और इसे कब्जा करने का निरंतर प्रयास करता रहता है। ठीक, ये सारी चीजें आप देखेंगे जब भारत और चीन के मध्य जो है समझौता हो रहा था, पंचशील समझौता, जिससे हम दोनों एक दूसरे की प्रभु संपन्नता को क्या करने वाले थे, एक दूसरे की प्रभु संपन्नता को हम लोग महत्व देने वाले थे, उसे हम क्या करने वाले थे, मानने वाले थे। इसी दौरान आप देखेंगे चीन लगातार यहाँ पर इस वाले क्षेत्र पर आप देखेंगे सड़कों का जाल बिछा रहा था, और भारत सरकार उस समय क्या कर रही थी, हिंदी चीनी भाई भाई कर रही थी। चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर रहा था और भारतीय सैनिकों के पास पहनने को जूते नहीं थे, और ऐसे में हमारे विपरीत परिस्थितियों में हमारे सैनिक जो है सीने पर गोली खाते हुए आगे बढ़ते हैं, 303 जैसी गनों का प्रयोग करते हैं, और सामने वाला जो चीन था उस समय LMG जैसी लाइट मशीन गन्स का प्रयोग कर रहा था। युद्ध आप सोचिए, हमारे शूरवीरों ने अपने सीने पर गोली खाते हुए युद्ध लड़ा है। साधन और संसाधनों का इतना बड़ा अभाव आप दुनिया में नहीं देख सकते, जहां पर फिर भी हमारी सेना जो है पीछे नहीं हटी और लगातार युद्ध का सामना करा, सीने पर गोली खाती रही, मरते रहे, लेकिन फिर भी हम युद्ध भूमि से भागे नहीं। तो ऐसा शौर्य, बिना संसाधनों के ऐसा शौर्य आपने सिर्फ इतिहास में पढ़ा होगा, वो हमारे 1962 के जवानों ने दिखाया था, लेकिन उनकी लाशें कभी घर तक नहीं पहुंच पाई।
ये स्थिति थी उस युद्ध में। फिर भी हमारे जवानों ने युद्ध लड़ा और चीन का जब तक मन आया उसने हमें रोंदा, और उसके बाद उसका मन हुआ तो उसने युद्ध का स्वयं ही क्या कर दी, युद्ध विराम की घोषणा कर दी। आप देखेंगे किस तरह का अत्याचार है कि जब तक एक मन आ रहा है अत्याचारी का, वो हमें रोंद रहा है, मसल रहा है, और जब उसका मन भर गया तब हमें वो छोड़कर क्या चला जाता है। इस तरह से चीन ने 1962 में बिहेव करा। हमारी आदत होती है हम कल का याद नहीं रखते, और 1962 तो बहुत समय गुजर चुका, हम याद कहाँ से रखेंगे। लेकिन वो समय और वो पल याद रखना चाहिए। दुनिया के इतिहास में इसराइल ने कभी नहीं भूला, जब हजारों साल पहले उसके साथ जो अत्याचार हुआ उसका बदला भी लिया उसने, और साथ ही साथ अपने देश को, अपने राष्ट्र को फिर से स्थापित करा 1948 में जाकर। कितना बड़ा संघर्ष, हजारों वर्षों का संघर्ष, और हम कुछ दिन पहले की बातें भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक, आगे की बात करते तो ये छठा हमारा पड़ोसी देश है, और सातवां हमारा पड़ोसी देश जो है वो है म्यांमार। ठीक, 1935 के समझौते के द्वारा या 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है म्यांमार को भारत से क्या कर दिया गया था, स्वतंत्र कर दिया गया था। ठीक है, पहले ये ब्रिटिश इंडिया का भाग हुआ करता था, लेकिन फिर म्यांमार को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार से सात हमारे पड़ोसी देश हैं। जलीय सीमा के द्वारा अगर हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका का नाम सबसे उल्लेखनीय है। इसके अलावा मालदीव जो है ये हमारे जलीय सीमा के पड़ोसी देशों में आते हैं। ठीक, तो ये मुख्य बात थी हमारे पड़ोसी देशों की। आगे आप देखेंगे इसके बारे में, अभी पहले आप इसकी फोटो ले लीजिए। आगे देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है। तो मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा लगने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश है। कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर, याद रखना। आगे बात करेंगे बांग्लादेश से हमारे कितने राज्य सीमा लगाते हैं। एक तो हो गई कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो फर्स्ट नंबर पर आएगा बांग्लादेश। लेकिन कितने ऐसे भारत के राज्य जो बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं, पहले यहाँ देख सकते हैं आप, पश्चिम बंगाल जो हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। कुल मिलाकर कितने देश हैं, 5 है। ठीक, देख लेते हैं मैप में भी इसको एक बार कि कौन कौन से वो देश हैं जो सीमा लगा रहे हैं, कौन कौन से वो राज्य जो बांग्लादेश से सीमा लगा रहे हैं। तो इधर देखेंगे आप, पश्चिम बंगाल दिख गया आपको। ठीक, इधर आप देखेंगे यहाँ पर मेघालय जस्ट कंधे पर बैठा हुआ है बांग्लादेश के। ठीक, आगे की बात करेंगे, तीसरा जो तीनों ओर से किससे घिरा है, बांग्लादेश से घिरा है, त्रिपुरा ऐसा हमारा एक राज्य। चौथा हमारा राज्य आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये मिजोरम। और पांचवा राज्य जो 2 बार सीमा लगाता है, एक बार इधर से लगाएगा और एक बार इधर से लगाएगा, ये कौन सा राज्य हमारा, असम। दिख रहा है आपको। तो कौन कौन से राज्य हो गए, 1 2 3, ठीक, और ये 4 राज्य हमारे हो गए। ठीक, आगे की बात करें, ये आपको सिक्किम दिखाई दे रहा है, ये भी किससे सीमा लगा रहा है, पश्चिम बंगाल से सीमा लगा रहा है। तो कितने राज्य हो गए, फिर से काउंट कर लेंगे, 1, सिक्किम 2, 3, 4, 5 और 6। 6 राज्य यहां पर किससे सीमा लगाते हैं, बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। और इनका क्रम फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 देश आ रहे, 6 राज्य आ रहे हैं जो बांग्लादेश से क्या करते हैं, सीमा लगाते हैं। शायद उधर लिखने में गलती हो गई, राज्य कितने हैं, 6 हैं। देख लीजिए ना आप, फिर से देख लें कि ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, बांग्लादेश से सीमा लगाता है। इधर सिक्किम लगा रहा है, ये दार्जिलिंग वाला जो हिस्सा है इससे सिक्किम लगा रहा है। इधर आप असम देख लेंगे, इधर मेघालय देख लेंगे, त्रिपुरा देख लेंगे और मिजोरम देख लेंगे। ठीक,
हाँ, तो फिर से एक बार देख लेते हैं हम कौन कौन से राज्यों की सीमा लग रही है। तो इधर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल की सीमा लग रही है, दूसरा है मेघालय की, तीसरा है असम की, चौथा है त्रिपुरा और पांचवा है मिजोरम। ठीक, ये गलती से हमने कह दिया सिक्किम, जबकि सिक्किम की सीमा सिर्फ किससे लग रही है, पश्चिम बंगाल से। तो ये सिक्किम गलत है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कितने हैं जिनकी सीमा लग रही है, तो वो सिर्फ 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। मैप में भी देख लिया और जहां वहां स्टेटमेंट लिखा था वो भी देख लिया। तो इसकी भी आप क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट एक साथ ले लेंगे। अभी हम बात करते हैं अगले देश की। आगे हम बात करेंगे, अगला जो हमारा देश है वो है चाइना। ठीक, ये बात हम कर चुके थे। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य की सीमा को क्या कहा जाता है, जीरो लाइन कहा जाता है। याद रखना, अच्छा प्रश्न बन जाता है आपका वनडे एग्जाम्स में कि जीरो लाइन किसे कहा जाता है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य की जो सीमा है उसे क्या कहा जाता है, जीरो लाइन कहा जाता है। एक बार और फिर से मैप में बता देता हूं किस सीमा की हम बात कर रहे हैं। तो यह जो सीमा आपको दिखाई दे रही है, यह जो सीमा दिखाई दे रही है त्रिपुरा और बांग्लादेश की, तो ये रहा त्रिपुरा और ये रहा बांग्लादेश, ये बांग्लादेश और ये त्रिपुरा, इनके बीच की यह जो इतनी लंबी सीमा है इसे क्या कहा जाता है, जीरो लाइन कहा जाता है। ठीक, तो यह महत्वपूर्ण बात हो गया। इसके अलावा एक और चीज आप याद रखना, बांग्लादेश वह मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राजधानी जो सबसे अधिक सबसे नजदीक है किससे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, वो राजधानी कौन सी है, त्रिपुरा की राजधानी। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। तो अगरतला भारत की एकमात्र ऐसी राजधानी है जो सबसे नजदीक है किससे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। तो ये कौन सी राजधानी है, अगरतला। और अगरतला बाय डिफॉल्ट किसकी राजधानी है, त्रिपुरा की। तो यह भी चीज एक तथ्य के रूप में आप याद रख सकते हैं। फिर से हम बात करेंगे अब अगले देश की और उनसे संबंधित राज्यों की। अगला जो हमारा देश है वो कौन सा है, चीन है। चीन से हमारी जो सीमा लगती है वो कितनी है, 3488 किलोमीटर। बात करेंगे इससे हमारे कितने राज्य सीमा लगाते हैं, तो इससे हमारे 4 राज्य सीमा लगाते हैं। कौन कौन से वो राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, तो देख लेते हैं एक बार मैप में कितने राज्य। इधर देखेंगे आप, यहां पर देखें हम लोग, तो चीन से हमारे राज्यों की सीमा लगाने वाले, तो चीन से सीमा लगाने वाले हमारे राज्य, सबसे पहले देखेंगे हम यूनियन टेरिटरीज में, तो वो कौन सा हो गया, लद्दाख हो गया। दूसरा यूटी देखें कोई है क्या, नहीं है। तो इतना याद रखना सबसे पहले तो कि चीन से हमारी सीमा लगाने वाला एक यूटी की बात की जाएगी तो वो लद्दाख हो जाएगा। अब हम राज्यों की बात करेंगे। राज्यों की बात करें, क्या हिमाचल प्रदेश की सीमा चाइना से लग रही है, हाँ, तो एक हो गया हिमाचल प्रदेश। दूसरा उत्तराखंड की भी लग रही है। तीसरी हम बात करें चीन से सिक्किम की लग रही है। चौथी हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की लग रही है। तो कुल मिलाकर हमारे कितने राज्यों की सीमा चीन से लग रही है, 4 राज्यों की और एक केंद्र शासित, कुल मिलाकर 5 राज्यों की। अगर केंद्र शासित राज्यों के साथ पूछा जाए तो 5 राज्यों की हो गई। अगर सिर्फ राज्यों की बात की जाए तो 4 राज्यों की सीमा लगती है। एक बार फिर से देख लेंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर सिक्किम और चौथा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित राज्य के रूप में पूछा जाएगा तो लद्दाख की सीमा कहाँ लग रही है, चीन के साथ लग रही है। इधर आप मैप में देख लिया। अब आप वापिस से इधर आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे, हाँ, इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो यह भी याद रखना है हमें। इस रेखा को मैकमोहन रेखा के रूप में जाना जाता है। भारत ने मैकमोहन रेखा को स्वीकार कर लिया। पंचशील समझौते के द्वारा चीन ने भी स्वीकार किया था। बाद में चीन ने इस रेखा को मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इसीलिए तो ये विवाद हुआ, 1962 में युद्ध हुआ, क्योंकि पहले पंचशील समझौते में चीन ने हमसे क्या वादा किया कि हम मैकमोहन रेखा को मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। इसी भरोसे भारत ने क्या करा, अपनी सीमा पर सेना नहीं रखी। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे भारत और चीन के मध्य कोई ज्यादा बड़ी सेना नहीं हुआ करती थी। उधर चीन क्या कर रहा था, अपनी सीमाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कर रहा था। भारत को कायदे से, देखो, आपको चाणक्य नीति में हमेशा बताया जाता है, समझाया जाता है, हमें अपने दुश्मन के साथ, खासकर पड़ोसी दुश्मन के साथ हमेशा क्या रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। पड़ोसी आपका दोस्त बहुत ही रेयर केस में हो सकता है, इसीलिए पड़ोसी के साथ हमेशा हमें क्या रखना चाहिए, हमें सजग रहना चाहिए। देखो, विवाद किसी के साथ ना रखें, प्रयास हमेशा करना चाहिए कि निर्विवाद जीवन हो, लेकिन
हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा तो रखना चाहिए, कम से कम हमें एक सजगता तो रखनी चाहिए। वो सजगता का अभाव आप देखेंगे कहाँ पर, नेहरू रिजिम में, कि हमने चीन के साथ कोई सजगता नहीं रखी। हमारे क्षेत्रों में आकर उन्होंने सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया और हम सोते रहे, और उसी का परिणाम हुआ कि हमें इतना बड़ा जो क्षति है वो भुगतना पड़ी। तो मैकमोहन रेखा को भारत स्वीकार करता था, लेकिन चीन इसे अस्वीकार करता था। आज उसने ये एक नई रेखा बना दी जिसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, क्योंकि चीन भारत के बड़े भूभाग अक्साई चीन में प्रवेश करके वहां पर उसने जो रेखा बना दी, अब उसे क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, जो भारत द्वारा शासित क्षेत्र है और चीन के द्वारा शासित क्षेत्र है। हालांकि वो क्षेत्र जो अक्साई चीन है वो भारत का ही है, लेकिन अभी उस पर शासन किसका चल रहा है, चीन का चल रहा है। ठीक, आगे की बात करते हैं हम। पाकिस्तान से हमारी जो सीमा रेखा की लंबाई है वो कितनी है, 3323 किलोमीटर लंबी है, 3323 किलोमीटर लंबी है। कितने राज्य जो हैं भारत के वो पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं, तो पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है, मैप में अभी देखेंगे। और कितने ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जो किससे सीमा लगाते हैं, पाकिस्तान से, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो हाल ही में अभी यूटी बने हैं। आगे बात करेंगे, पाकिस्तान से हमारी जो सीमा रेखा है, जो अंग्रेज छोड़कर गए थे, उसे क्या कहा जाता है, रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। जबकि 1948 में पाकिस्तान और भारत के युद्ध के बाद जो सीमा बनती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो याद रखना, कंफ्यूजन हो सकता है आपको, पाकिस्तान और भारत के मध्य जो बाद में सीमा बनी उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा बनी उसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। तो उधर एलएसी और इधर क्या है, एलओसी है। पश्चिम में एलओसी और पूर्व में क्या है, या उत्तर पूर्व में क्या है, एलएसी है। ठीक, आगे की बात कर लें उससे पहले हम मैप में देख लेते हैं पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा और सीमावर्ती राज्य। तो देखेंगे सबसे पहले कितने राज्यों से भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है, तो कितने राज्य हैं, गुजरात 1, राजस्थान 2 और तीसरा राज्य कौन सा है, पंजाब है। ठीक है, पहले 4 हुआ करते थे, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर क्या बन गया, यूटी बन गया। तो जम्मू कश्मीर आपका क्या बन जाएगा, एक केंद्र शासित राज्य बन जाएगा, और लद्दाख भी क्या बन जाएगा, केंद्र शासित। तो आप मैप में देख सकते हैं, नल्ले पाकिस्तान से भारत के 3 राज्य सीमा लगा रहे हैं। इसके अलावा 2 केंद्र शासित राज्य, एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा है, लद्दाख। दोनों ही क्या कर रहे हैं, सीमा लगा रहे हैं। लद्दाख में आप देखेंगे ये जो आप प्रोविंस देखते हैं इसे गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, गिलगित, गिलगित, क्योंकि यहाँ की एक नदी का नाम गिलगित है। गिलगित बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान, पाकिस्तान नहीं, बाल्टिस्तान, बाल्टी। ठीक है, हाँ किसी को कम पड़ता है तो बाल्टी। ठीक, तो बाल्टिस्तान याद रखना, गिलगित बाल्टिस्तान इसका एक्चुअल नाम है इस प्रोविंस का। ठीक, तो याद रखेंगे, पाकिस्तान ने इसे अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस है उसका हिस्सा बनाया है, ये NFW। ठीक, नॉर्थ वेस्ट, NWF, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP कहता है पाकिस्तान इसे। ठीक है, आगे की बात करते तो ये आप मैप में देख लेंगे, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से हमारे 3 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान से सीधी सीमा बनाते हैं, और इधर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे ऐसी यूटी हैं जो पाकिस्तान से क्या लगा रही हैं, सीमा लगा रही हैं। कुल मिलाकर इस पूरी सीमा की लंबाई कितनी है पाकिस्तान के साथ हमारी, 3323, 3323। ठीक, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इतना अगर हो गया आपका तो आगे बढ़े। अगला जो हमारा देश है जिससे हम सीमा लगाते हैं वो है नेपाल। नेपाल से हमारी जो सीमा है 1751 है। कितनी है, 1751 हमारी सीमा है। हाँ, देखिए, जब इनका कहना है कि जब चीन ने 1962 में भारतीय भूभाग अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, तो फिर भारत ने प्लान क्यों नहीं करा कि हम अपने भूभाग को वापस ले आए। देखो, हम 1948 में पाकिस्तान ने जो कब्जा किया था उसको वापस नहीं ला पाए, तो चीन तो पाकिस्तान से कई गुना बड़ा देश है। आप ये भी तो सोचें, जब पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर पर कब्जा किया, ठीक, तो उसको वापस लाने के लिए हमने क्या करा, उस समय हम ला भी सकते थे, हमारे पास उस समय स्ट्रेंथ भी थी, संसाधन भी थे और फोर्स भी थी, और हमारी फोर्स तैयार भी थी कि हमारे हारे हुए क्षेत्र को या फिर गवाए हुए क्षेत्र को वापस लेकर भारत की टेरिटरी में शामिल कर लिया जाए। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री इस मुद्दे को कहाँ ले गए, यूनाइटेड नेशन, और बात क्या हो गई, बिगड़ गई। दूसरी बार क्या हुआ, भारत कब जीतता, भारत लगातार क्या हुआ, हमारे यहाँ की जो पॉलिसी रही, कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसी रही वो साम्यवादी पॉलिसी रही, समाजवादी पॉलिसी रही।
ठीक, जिसके कारण हमारा आर्थिक विकास नहीं हुआ। आप देखेंगे भारत की जिस स्थिति बनी रही, आगे जाकर 1991 में भारत का गुब्बारा फूटता है और भारत की इकोनॉमी की हालत इतनी गिर जाती है कि हमें क्या मांगना पड़ता है, आईएमएफ हमको लोन देने को तैयार नहीं, वर्ल्ड बैंक हमको लोन देने को तैयार नहीं, हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस से हमको गुजरना पड़ रहा था। और तब ऐसी स्थिति में भारत को क्या लेना पड़ता है, आईएमएफ की शर्तों के साथ लोन मिलता है और साथ में भारत को अपना गोल्ड जो मंदिरों का या हमारा रिजर्व गोल्ड था वो हमें कहाँ रखना पड़ता है, आईएमएफ में रखना पड़ता है गिरवी। और आईएमएफ ने जैसे आज डंडा मारकर पाकिस्तान से शर्तें मनवाता है आईएमएफ, उसी प्रकार से हमसे शर्तें मनवाई गई और उन शर्तों का परिणाम था कि हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, इस प्रकार से उदारीकरण, वैश्वीकरण, है ना, इस तरह से हमारे तीन जो सिद्धांत है ये हमारे, आपको लगता है कि हमारे उस समय के जो वित्त मंत्री थी मनमोहन सिंह उनकी देन है? भैया ये आईएमएफ की देन है। आईएमएफ ने हमारे देश को बोला कि तुमको लोन तो हम दे दें, लेकिन आप हमारा लोन कैसे चुकाओगे जबकि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी वीक है, तो आप अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशन सुधारें। कैसे सुधरेगी? बोले आपके देश में लाइसेंसिंग राज है, आपके देश में स्वतंत्र व्यापार करने की छूट नहीं है, उद्योग डालने की छूट नहीं है, तो सबसे पहले आप इसे क्या करें, ओपन करें। आप विदेशी कंपनियों को भारत आने की अनुमति नहीं देते, आपके खुद के देश में पूंजी नहीं है और विदेशी पूंजी को आने से आप रोकते हैं। इस प्रकार से आपके देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी नहीं तो आप हमारा लोन जो आप हमसे पैसा ले रहे हो वो रिटर्न कैसे करोगे? बैंक भी तो आपसे देखता है, भारत के ही बैंक जो अपने ही बैंक है वो आपसे क्या मांगता है कि आपकी इनकम क्या है, आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, आपको लोन तो हम दे दें लेकिन आप हमारा लोन कैसे चुकाओगे? मांगने को तो क्या है, हम 1000 करोड़ का लोन बैंक से मांग ले, क्योंकि बैंक हमें क्यों नहीं देता इतना लोन? हम 10 लाख का लोन भी मांगने जाएंगे तो बैंक हमें नहीं देगा। क्या मांगेगा हमसे कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपका रिटर्न क्या, आईटीआर रिटर्न क्या है, आपकी इनकम क्या है, इनकम आप क्या दिखाएं, पे स्लिप दिखाएं, टैक्स भरते हैं तो टैक्स की रिटर्न दिखाएं। इस प्रकार से बैंक भी आपसे क्या मांगता है, ये प्रूफ मांगता है कि आप हमारा लोन चुकाने के सक्षम है कि नहीं। याद रखना, अच्छा लोन माना जाता है जो आप वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं, कम रेट पर आपको लोन मिलता है। आईएमएफ से लिया गया लोन हमेशा क्या होता है, बेकार लोन होता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म का लोन होता है और साथ ही साथ आपको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। और भारत की कंडीशन बहुत वीक थी और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री नहीं बना, उसके पहले भारत के इकोनॉमिक एडवाइजर तो, और उसके पहले भारत के 1975 से इंदिरा गांधी के समय से भारत में जो है, या उससे भी पहले से भारत में मनमोहन सिंह वित्त के मामलों में प्रमुख स्थानों पर रहे थे। तो जो व्यक्ति 15-20 साल हमारी वित्तीय व्यवस्था को देख रहा था, चाहे वो गवर्नर के रूप में देखे, डिप्टी गवर्नर के रूप में देखे, वित्त मंत्रालय के रूप में देखे और फिर जाकर बाद में प्रधानमंत्री बनता है, तो लगातार आप देखेंगे जो व्यक्ति लंबे समय तक भारत की वित्तीय पकड़ को देखते हैं और उनसे इतनी बड़ी चूक होती है कि 1991 में जाकर भारत ब्लास्ट कर जाता है, भारत की इकोनॉमी इतनी ज्यादा क्या हो जाती है, क्राइसिस कर दी जाती है। वो तो इनका मैनेजमेंट है कि एक फेल्यूर व्यक्ति को भी इतनी तरीके से, इतनी अच्छे से पैकेजिंग करी कि आज आपको बताया जाता कि एलपीजी मॉडल नहीं आता तो भारत का क्या होता। भैया भारत में ऐसी स्थिति क्यों बनी, ये भी तो प्रश्न उठना चाहिए ना। आप तो लगातार 17-18 सालों से भारत की इकोनॉमी को देख रहे थे, फिर भी ऐसी स्थिति बनी क्यों? तो ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है। निकालने वाला व्यक्ति क्या होता है? मोदी जी के समय, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, उससे पहले भारत के सारे बैंक जो पीएसयू बैंक है वो सड़क पर आ चुके थे। उनका एनपीए इतना ज्यादा हो चुका था कि आप सबके पैसे क्या हो जाते थे, डूब जाते। एनपीए जानते हैं आप, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। बैंक ने लोन तो दे दिया, उसको चुकाने वाले एक डिफॉल्टर हो गए, तो ऐसे में बैंक के पास पैसा नहीं बचा नए लेंडर्स को लोन देने के लिए, और ऐसे में बैंक की पूरी व्यवस्था कोलैप्स कर गई। सरकार ने बैंकों को फंड करा, बैंकों कोलैबोरेशन करा। आपने सुना होगा बैंकों का कोलैबोरेशन हुआ, पहले 19 नेशनलाइज बैंक हुआ करते थे, सब कोलैबोरेट करके कुछ 7-8 बैंक बचे, आज सबका कोलैबोरेशन कर दिया। ये क्यों हुआ, आपने कभी जानने का प्रयास किया? भारत के सारे बैंक, आज भारत के पीएसयू बैंकों की स्थिति आप जान रहे क्या स्थिति है? शेयर डबल हो चुके हैं, मात्र 7-8 महीने या 1 सालों में डबल, या 160% या 200% भी भारत के पीएसयू बैंकों के शेयर पिछले साल की अपेक्षा इस साल गए हैं। मतलब अगर किसी ने इन्वेस्ट करा हो भारत के सरकारी बैंकों में, तो पिछले साल अगर उसने 100 रुपए इन्वेस्ट करे थे तो इस साल उसके 200 रुपए हो गए हैं। कितनी बड़ी बात है, आपका पैसा 1 साल में डबल हो रहा है। आपको बोला जाता है ना, फर्जी लोग आकर बोलते हैं कि तुम्हारा पैसा 1 साल में डबल कर देंगे, यहाँ हकीकत में डबल हुआ है। डबल क्या, चबल हुआ है। 200% तक रिटर्न दिया है बैंकों ने। आप पीएनबी बैंकों को जाकर देखें तो ये किस तरह से बिना किसी हौवे के इस तरह का चमत्कारिक प्रदर्शन करके दिखाया है।
और मनमोहन सिंह का सिर्फ नाम लिया जाता है, किसी प्रकार का कोई चमत्कारी प्रदर्शन हमको इकोनॉमी में नहीं देखने को मिलता है। 1991 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होता है, वो भी आईएमएफ के दबाव में जाकर होता है, तब भारत की इकोनॉमी, चूंकि हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उन्होंने आकर भारत में क्या करा, अच्छा काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया। उसी दौरान आप देखेंगे अंबानी, अडानी, बिरला और ये सारे ग्रुप जो है धीरे धीरे अपना एक्सपांशन करते, जो आज भारत के मेन प्लेयर बने। ठीक, उसी समय तो वो स्टेब्लिश होते 1995 के आसपास। आप अडानी को देखेंगे और उसके बाद आप अंबानी को देखेंगे, उनका आज आप जो बिजनेस ग्रोथ देख रहे हैं, ठीक, ये सब प्राइवेटाइजेशन के कारण हुआ। और उसी को आज गाली देते हैं ये लोग, जो हमारे क्या है जॉब क्रिएटर्स हैं, जो हमारे वेल्थ क्रिएटर्स हैं, उन्हीं के कॉर्पोरेट टैक्स के दम पर भारत की इकोनॉमी चल रही है और उन्हीं को हम गाली देते हैं। उन्हीं के दम पर हमें छात्रवृत्ति मिलती, उन्हीं के दम पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उन्हीं के कमाए हुए पैसों के दम पर, उन्हीं के दिए गए टैक्स के दम पर हम सबको जो है फ्री में शिक्षा मिल रही है, हम सबको फ्री में छात्रवृत्ति मिल रही है, हम सबको फ्री में चिकित्सा मिल रही है। हमको एग्जाम देने जाते तो एग्जाम में जो आने जाने का भाड़ा मिलता है वो भी किसके पैसों से मिल रहा है, इन्हीं कॉर्पोरेट टैक्स से। हमारा क्या पैसा, हम क्या इनकम टैक्स देते हैं? हमको जो ये राशन मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को फ्री में, ये कहाँ से मिल रहा है? यही कॉर्पोरेट टैक्स जो कमाकर सरकार को देते। सरकार के कोई संसाधन है कि सरकार के पास तेल के कुएं हैं जिनको बेचकर सरकार जो है इस तरह का प्रॉफिट अर्न कर रही है और हमको फ्री में टैक्स या टैक्स फ्री करके चीजें दे रही है? ये सब का पैसा कहाँ से? अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि हम भी जीएसटी देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो वो हम सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स तो नहीं देते, किसी प्रकार का इनकम टैक्स तो नहीं देते। वो तो इनडायरेक्ट भी दे रहे और डायरेक्ट भी दे रहे। तो ये सारी चीजें समझना होगी। रोजगार भी दे रहे हैं हमको और हम ही चाहते हैं। आप देखो जितने भी साम्यवादी देश हैं, क्या उनके यहाँ फैक्ट्रियां नहीं है? आज चीन में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और हमको क्या बताया जाता है कि प्राइवेट पार्टीज या प्राइवेट कंपनियां क्या करेंगी, भारत का शोषण करेंगी। प्राइवेट जो कमा के दे रहे हैं, जो रोजगार दे रहे हैं, आज रिलायंस को, अडानी को भारत से बाहर कर दो, टाटा को बाहर कर दो, तो फिर हमको नौकरी कौन देगा? तो ये भी समझने वाली बात है। हर कोई सरकारी नौकरी प्राप्त, कोई सा दुनिया का एक देश बता दो जहां पर 100% जनता जो है सरकारी नौकरी से संलग्न है। ऐसा होता तो दुबई के पास तो पैसा भी कमी नहीं है, तेल के कुएं, फिर वहां प्राइवेट कंपनीज को क्यों काम कर रही है? भारत की या दुनिया की सारी कंपनियां वहां काम करती। मना कर देना चाहिए दुबई को कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, आप हमारे देश में प्राइवेट पार्टीज के रूप में आकर काम नहीं करेंगे, हम जो करेंगे सब अपने देश का स्वयं कर लेंगे। दुनिया ऐसे नहीं चलती जिस तरह से हमको किताबों में या फिर किसी चैनल के माध्यम से या किसी वक्ता के माध्यम से बताया जाता है कि इस तरह से दुनिया चलेगी। उस तरह से दुनिया नहीं चलती। चलाने का प्रयास कर लिया, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर दुनिया को कई देशों ने चलाने का प्रयास करा, वो विफल हुए। फिर उन्हें भी क्या करना पड़ा, अपने देश में प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा, लिबरलाइजेशन करना पड़ा। रूस और चीन हमारे पास सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये सारी चीजें। आगे हम बढ़ते हैं, नेपाल। नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल से हमारे कितने ऐसे राज्य जो सीमा लगाते हैं, तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम। यहां से हम आगे बढ़कर देखेंगे मैप में, तो 5 राज्य नेपाल से जो सीमा लगाते हैं, इधर आप देखेंगे ये है नेपाल, ये है उत्तराखंड जो सीमा से राज्य लगा रहा है, नेपाल की सीमा से अपना एक भारत का राज्य उत्तराखंड जो सीमा लगा रहा है, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा कौन सा है, बिहार, चौथा कौन सा आप देखेंगे, सिक्किम, और पांचवा छोटी सी सीमा आप देखेंगे यहाँ पर कौन लगा रहा है, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से 5 ऐसे भारत के राज्य हैं जो नेपाल से क्या लगाते हैं, सीमा लगाते हैं। एक बार फिर से बात कर लेते हैं, उत्तराखंड, इधर उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा जो है पश्चिम बंगाल, और पांचवा कौन सा है, सिक्किम, जो सीमा लगाता है किसके साथ, नेपाल के साथ। ठीक, आगे की बात करें हम लोग, अगला है म्यांमार। म्यांमार की भारत से जो सीमा है 1643 या 1643 किलोमीटर है। राज्यों की बात करें, कितने राज्य जो हैं वो म्यांमार से सीमा लगाते हैं, तो 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। एक बार मैप में देख लेते हैं। यहां पर देखेंगे म्यांमार से सीमा लगाने वाले भारत के राज्य, तो सबसे पहले देखेंगे अरुणाचल प्रदेश सीमा लगाता है, दूसरा कौन है, नागालैंड है, तीसरा कौन है, मणिपुर है, और चौथा कौन सा है, मिजोरम है। तो ये 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा लगाते हैं। इनकी राजधानी की भी चर्चा कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। ठीक है, आगे बात करें नागालैंड की राजधानी क्या, कोहिमा है। ठीक, 5वीं बात करें मणिपुर की क्या है, इम्फाल है, और मिजोरम की क्या है,
आइजोल। देखो याद करने का तरीका, अरुणाचल प्रदेश तो अरुण ने क्या मारी, ईंट मारी, तो ईटानगर। आगे बात करें नागालैंड, नागा देख के क्या होता है, उइमा, कैसी आवाज निकलती है, उइमा, तो इस तरह से कोहिमा, याद रखना कोहिमा। आगे बात करें मणिपुर, तो आपने अक्षय कुमार का एक गाना सुना होगा कि बारिश कर दूं पैसे की, और बारिश का मतलब क्या होता है, फॉल, रेनफॉल, तो इम्फॉल, क्या हो गई यहाँ पर राजधानी, इम्फॉल। तो मणिपुर की राजधानी क्या हो गई, इम्फाल हो गई। और आगे देखेंगे मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। ठीक, आगे की बात करते हैं। अगला हमारा राज्य, अगला हमारा सीमावर्ती देश कौन सा है, भूटान है। मात्र 700 में एक कम, 699 या 699 किलोमीटर हमारी सीमा किससे लगती है, भूटान के साथ। इससे भी हमारे कितने राज्य सीमा लगाते हैं, 4 राज्य। कौन कौन से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। एक बार मैप में फिर से देख लेते हैं भूटान के साथ सीमा लगाने वाले हमारे राज्य। तो देखेंगे एक बार, सिक्किम, दूसरा कौन है, पश्चिम बंगाल, तीसरा कौन है, असम, और चौथा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं जो भूटान से हमारी सीमा लगाते हैं। भूटान की राजधानी क्या, कोई बताएगा मुझे, थिम्पू। क्या राजधानी है भूटान की, थिम्पू। हाल ही में आपने देखा होगा, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी की अभी भूटान में क्या हुई थी, विजिट हुई थी, आपने देखा होगा। ठीक, इसके अलावा आपको मैं बता चुका हूं कि भूटान के साथ हमारे कैसे रिश्ते हैं, कि भूटान की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो किसकी है, भारत की। भूटान पर किसी प्रकार का कोई हमला जो है वो भारत पर हमला माना जाता है, और भारत उसकी सुरक्षा के लिए क्या है, तटस्थ है, पूरी तरीके से भारत जो है उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा है। आगे बात करेंगे हम लोग, अगला जो लास्ट हमारा देश है जो हमसे सीमा लगाता, हालांकि फिजिकली अगर बात करें वर्तमान में ये सीमा नहीं लगती है, लेकिन फिर भी चूंकि वो पीओके या गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का एक अभिन्न अंग है जिसे हम वापस लेंगे। और आपने अमित शाह जी का जो संसद में दिया गया बयान है वो तो याद है, जान दे देंगे इसके लिए। तो जब अमित शाह जी ने बोला जान दे देंगे, आजकल के युवा बोलते हैं, हवाबाजी करते हैं कि किसी अपनी मोहब्बत के लिए जान दे देंगे, ये कर देंगे। अमित शाह जी ने बोला है वतन से मोहब्बत कैसे की जाती है, जान दे देंगे इसके लिए। ठीक है, जो आज भी लोग रील बना बना के डालते हैं। ठीक, उसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर यह जो सीमा है अफगानिस्तान से हमारी कितनी है, 106 किलोमीटर है। किससे लगती है, तो एकमात्र हमारा केंद्र शासित राज्य लद्दाख जिससे हमारी यह सीमा लगती है। और इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। सर डूरंड के समय यह रेखा निर्धारित की गई थी। ठीक, चलो इसकी भी बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। ये रही, ये रहा अफगानिस्तान से, देखो मात्र ये है 106 किलोमीटर की, शायद आपको नहीं दिख रही तो एक बार दिखा देते हैं आपको। यह जो सीमा है ये मात्र 106 किलोमीटर की सीमा है जो भारत की किसके साथ लग रही है, भारत के